आज आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया जाएगा। ट्रांसफार्मर को हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है, स्थिर यंत्र या मशीन है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र या मशीन है जिसके द्वारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदले बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है, या यह इनपुट और आउटपुट पावर को एक समान रखते हुए, इनपुट जो उसमें दी जाती है वो और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट पावर को समान रखते हुए एसी वोल्टेज को कम और अधिक करता है। इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए इसको स्थिर यंत्र कहा जाता है। जैसे कि इसमें कोई आर्मेचर वगैरह नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर वह यंत्र या मशीन है जिसके द्वारा सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदले बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात यह इनपुट पावर और आउटपुट पावर को एक समान रखते हुए एसी वोल्टेज को कम और अधिक करता है। अब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी का मैंने पहले बता भी दिया था। फ्रीक्वेंसी है प्रति सेकंड जो साइकिलों की संख्या होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जो भारत की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल पर सेकंड है। तो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदले बिना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बदले बिना एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। अर्थात यह इनपुट और आउटपुट पावर को एक समान रखते हुए एसी वोल्टेज को कम और अधिक करता है। उस मशीन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। स्थिर का मतलब है इसके अंदर कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है, जैसे कि आर्मेचर वगैरह। दूसरा उसके बाद में है वर्किंग प्रिंसिपल। कार्य सिद्धांत। किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर? वो कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली परिवर्तित फ्लक्स के संपर्क में आती है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब कोई कुंडली परिवर्तित फ्लक्स के संपर्क में लिंक में आती है तब उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। इस सिद्धांत के ऊपर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अब ये फ्लक्स परिवर्तन कितना हो रहा है? फ्लक्स परिवर्तन जो इसमें ईएमएफ पैदा होगी सेकेंडरी के अंदर, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर और सेकेंडरी के जो घेरे हैं, टर्न्स हैं, उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो जो ईएमएफ पैदा होगी, ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने बताया था कोई कुंडली परिवर्तित फ्लक्स के संपर्क में आती है, ये उससे लिंक करती है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। जो ये ईएमएफ पैदा होता है ये फ्लक्स परिवर्तन की दर और घेरों, जो कुंडली के घेरे हैं सेकेंडरी के, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे इसमें दो कुंडलियां होती हैं, प्राइमरी
ये है प्राथमिक कुंडली और ये है सेकेंडरी। प्राथमिक का मतलब है प्राइमरी, सेकेंडरी का मतलब है द्वितीयक कुंडली। यहाँ एसी सप्लाई दी जाती है प्राइमरी में। अब एसी सप्लाई देने से क्या होगा, क्योंकि एसी जो होती है वो जिसके एसी के द्वारा जो फ्लक्स पैदा होता है वो परिवर्तित होता है, परिवर्तित प्रकृति का होता है। अब ये परिवर्तित फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक करेगा, इसको काटेगा। जब सेकेंडरी को ये लिंक करेगा तो सेकेंडरी देखो ये इलेक्ट्रिकली जुड़ी हुई नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में गैप है, ये इलेक्ट्रिकली जुड़ी हुई नहीं है। अब प्राइमरी में एसी सप्लाई देंगे जो परिवर्तित फ्लक्स पैदा होगा, परिवर्तित फ्लक्स सेकेंडरी को काटेगा, लिंक करेगा। अब ये सेकेंडरी के अंदर यहाँ आउटपुट मिल जाएगी, हमें ईएमएफ पैदा हो जाएगी, इसमें यहाँ आउटपुट मिल जाएगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है जो दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है और प्राथमिक कुंडली के अंदर एसी सप्लाई दी जाती है, तो एसी सप्लाई की वजह से जो परिवर्तित फ्लक्स बनता है वो सेकेंडरी को काटता है, सेकेंडरी को लिंक करता है, तब सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा हो जाती है, वोल्टेज पैदा हो जाती है। ये म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत है। अब ये जो ईएमएफ पैदा होती है ये फ्लक्स परिवर्तन की दर और कुंडली के घेरों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी ई समानुपाती होता है। ई क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ मैंने पहले पढ़ा भी दिया है, ये होता है फ्लक्स परिवर्तन और घेरों की संख्या। फाई क्या है? फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स। और एन क्या है? कुंडली के घेरों की संख्या। ई क्या है? विद्युत वाहक बल। ई क्या है? ई बराबर है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल मैंने पहले पढ़ा भी दिया है। विद्युत वाहक बल क्या होता है? यह वह शक्ति है जो कि किसी बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन को चलाती है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। ईएमएफ के बारे में पहले बता चुका हूं मैं। ये फ्लक्स फाई क्या है? फ्लक्स। फाई क्या होता है? फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। और एन क्या है? कुंडली के घेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न। एन होता है कुंडली में घेरों की संख्या, कुंडली के घेरों की संख्या। घेरा यानी टर्न, घेरों की संख्या। अब ये जो ईएमएफ पैदा होगा ये चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वो वेबर होती है, और ये कुंडली के घेरों की संख्या। इन दोनों पे घेरे ज्यादा होंगे तो ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी, फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा तो ईएमएफ ज्यादा पैदा होगा सेकेंडरी के अंदर। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो है अनुनय प्रेरण। परीक्षा में पूछा जाता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको आंसर देना है अनुनय प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? जब किसी कुंडली को या जब कोई कुंडली परिवर्तित फ्लक्स के संपर्क में आती है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है। एक कुंडली में हमने एसी सप्लाई दी, एसी सप्लाई जब प्राथमिक में देते हैं तो उसके द्वारा जो परिवर्तित फ्लक्स बनता है वो सेकेंडरी को लिंक करता है और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाती है। उसके बाद में है कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में संरचना में, ट्रांसफार्मर की संरचना में तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग और तीसरा होता है कोर। कंस्ट्रक्शन संरचना, यह ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तीन मुख्य भाग होते हैं।
प्राइमरी वाइंडिंग को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली जिसमें सप्लाई दी जाती है वो प्राथमिक कुंडली कहलाती है, जिसमें एसी सप्लाई दी जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, डीसी पे काम करता नहीं है। दूसरा होता है मुख्य भाग इसका सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली। तीसरा जो मेन पार्ट होता है वो होता है कोर। COR कोर। कोर को हिंदी में बोलते हैं छड़, जिसके ऊपर दोनों कुंडलियां लपेटी जाती हैं, वो होती है कोर। अब देखो पहला है प्राइमरी। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है? वह वाइंडिंग होती है जिसके अंदर ये वह कुंडली होती है जिसके अंदर एसी सप्लाई दी जाती है, जिसको घटाना बढ़ाना होता है। जिसको अपने को बढ़ाना है या घटाना है, जो एसी सप्लाई देते हैं वो प्राइमरी में देते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, ये कोर है, और ये है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राथमिक कुंडली, ये सेकेंडरी और ये कोर। अब यहां एसी सप्लाई दे रहे हैं प्राथमिक में, यहां एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो प्राथमिक कुंडली क्या होती है? अब देखो प्राथमिक कुंडली में हमें वो एसी सप्लाई देंगे जिसको घटाना बढ़ाना होता है। तो मेन काम क्या होगा इसका प्राइमरी का, जिसमें सप्लाई दी जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे घटी बढ़ी जो वोल्टेज है वो आउटपुट के रूप में दी जाती है। अब ये इलेक्ट्रिकली जुड़ी हुई नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ट्रांसफार्मर के सिद्धांत में बताया था कि जब कोई कुंडली परिवर्तित फ्लक्स के संपर्क में आती है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। अब ये इसके फ्लक्स से संपर्क में आएगी, इसको ये फ्लक्स काटेगा, इसके द्वारा जो फ्लक्स बनेगा वो इसको काटेगा, तब यहाँ सेकेंडरी पे अपन को आउटपुट मिलेगी, यहाँ आउटपुट मिल जाएगी। तो प्राथमिक कुंडली का कार्य हो गया। सेकेंडरी का मैंने बता दिया, घटी बढ़ी जो जिसको एसी सप्लाई को अपने को घटाना बढ़ाना होता है वो सेकेंडरी के द्वारा लेते हैं। और तीसरा होता है कोर। कोर यानी छड़, जिसके ऊपर प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली लपेटी जाती है, जिसके घेरे लपेटे जाते हैं वो कहलाते हैं कोर। अब ये कोर होती है वो अलॉय स्टील की बनी होती थी, अलॉय स्टील, जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। जिसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। पतली पतली पत्तियों की बनी होती है, जिसको आपस में इंसुलेटेड करके जोड़ा जाता है, जिसके ऊपर प्राइमरी और द्वितीय कुंडली लपेटी जाती है। तो कोर जो होती है वो लेमिनेटेड होती है और पतली पतली पत्तियों को इंसुलेट करके और जोड़ा जाता है, जिसके ऊपर प्राइमरी और द्वितीय कुंडली की जाती है। उसके बाद में है एक आइडियल ट्रांसफार्मर। कैसे बनाएंगे हम एक आदर्श ट्रांसफार्मर को, कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर बनाने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। वो कौन कौन सी बातें मैं बताऊंगा। आयरन लॉस, कॉपर लॉस कम से कम होना चाहिए, लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए, ऊष्मा हीट कम से कम पैदा होना चाहिए। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर, एक आदर्श ट्रांसफार्मर बनाने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। अपने को एक आदर्श ट्रांसफार्मर बनाना है, संरचना करनी है, तो अपन क्या क्या ध्यान में रखेंगे वो पॉइंट। तो नंबर 1 है, मैंने
से कम हो। आयरन लॉस और कॉपर लॉस, कोर की जो परमिएबिलिटी होती है वो हाई होनी चाहिए, कोर की परमिएबिलिटी। आयरन लॉस और कॉपर लॉस सबसे कम होना चाहिए। आयरन लॉस एंड आयरन लॉस और कॉपर लॉस। आयरन को हिंदी में कहते हैं लो हानि और कॉपर लॉस को हिंदी में कहते हैं ताम्र हानि। तो ये जो लो हानि और आयरन लॉस है ये कम से कम होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है, कोर की जो परमेबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए। कोर के लिए आयरन कोर प्रयोग करने से एक तो हवा में वैसे अपन दो कुंडली रख दें उससे, और एक अपन आयरन कोर के ऊपर दोनों कुंडलियों को लपेट करके और संरचना करें तो जो चुंबकीय करंट होती है वो हवा से और कोर में 5000 गुना कम खर्च करनी पड़ती है, जिससे लॉसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। आयरन में 4% सिलिकॉन मिलाई जाती है 4%, ताकि इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाए, प्रतिरोधकता बढ़ जाए। 4% सिलिकॉन, जो लोहा होता है आयरन होता है उसमें 4% सिलिकॉन मिलाई जाती है ताकि कोर की रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है वो हाई हो जाए। पतिया लेमिनेटेड प्रयोग करने से क्या फायदा होगा? लेमिनेटेड का मतलब पतली पतली पत्तियां, लेमिनेटेड, और वो भी इंसुलेट करके आपस में जोड़ते हैं। लेमिनेटेड का फायदा है कि इसमें 2 से 10 गुना आयरन लॉस करंट कम हो जाती है। लेमिनेशन के लिए जो पत्तियों की साइज है वो अपन काम में लेते हैं 0.35 मिलीमीटर टू 0.35 मिलीमीटर से लेकर के 0.5 तक। जो लेमिनेशन के लिए जो पत्तियों का प्रयोग किया जाता है उन पत्तियों की जो मोटाई होती है वो 0.35 मिलीमीटर से लेकर के और 0.5 मिलीमीटर तक की ली जाती है। आजकल जो कोर है मैंने बताया था सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है कोर के लिए, और उसमें 4% सिलिकॉन मिलाई जाती है ताकि रेजिस्टिविटी है वो, प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाए और लॉसेज कम से कम हो। और लेमिनेशन के लिए जो कोर की पत्तियां हैं वो होती हैं, उन पत्तियों की जो साइज है, मोटाई है वो है 0.35 मिलीमीटर से लेकर के 0.5 मिलीमीटर तक। आजकल जो कोर प्रयोग की जाती है वो CRGO की प्रयोग की मटेरियल होता है, इसकी प्रयोग की जाती है। CRGO का मतलब है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। आजकल जो कोर प्रयोग की जाती है वो की जाती है CRGO की, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, इसकी प्रयोग की जाती है। उसके बाद में दूसरा ये मटेरियल है, इसकी कोर के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। पहले करते थे सिलिकॉन स्टील का। उसके बाद में लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए आदर्श ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। नंबर 2 लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए, कम से कम, यानी जो फ्लक्स होगा वो पूरा सेकेंडरी को लिंक करे। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों कॉइलों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम रखा जाता है, या दोनों को एक ही कोर के ऊपर पहले प्राइमरी कर लेंगे फिर सेकेंडरी कर लेंगे। इस प्रकार से एक ही कोर के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा,
पहले क्या करते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग, जो कम वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको पहले करते हैं ताकि, और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको ऊपर करते हैं ताकि इंसुलेशन का खर्चा कम लगे। तो लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी जो दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली होती हैं, उनमें कम से कम गैप होना चाहिए, या उनको दोनों को एक ही कोर के ऊपर लपेटते हैं ताकि उनका गैप। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो एल्यूमिनियम वायर होते हैं या जिसे अपन कुंडली बनाते हैं वो चपटेदार की या वर्ताकार में बनाते हैं ताकि उनका गैप कम से कम हो। या तो अपन चपटे वायर काम में लेंगे राउंड की बजाय, या अपन राउंड कोर का प्रयोग करेंगे ताकि उनकी लंबाई कम से कम हो जाए, तार की लंबाई कम से कम हो जाए, ताकि सारा जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी को लिंक करे, सेकेंडरी को काटे, ताकि वेस्टेज नहीं हो और पूरी वोल्टेज अपने को जितनी चाहिए उतनी मिले। तीसरा जो है नंबर 3, आदर्श ट्रांसफार्मर बनाने के लिए जो तीसरी बात ध्यान में रखनी है वो ऊष्मा है। ऊष्मा कम से कम होनी चाहिए, हीट कम से कम होनी चाहिए। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे, ट्रंक की लंबाई को घटा देंगे। इसके लिए तो ट्रंक की लंबाई घटाने के लिए क्या करेंगे, या तो एक ही कोर के ऊपर लपेटेंगे वाइंडिंग को, या दूसरा अपन क्या करेंगे, वर्ताकार वाइंडिंग करेंगे। चपटा या फ्लैट जो वाइंडिंग तार है वो चपटा काम में लेंगे ताकि उसकी लंबाई कम से कम हो जाए, या प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, पहले प्राइमरी करें फिर सेकेंडरी करें ताकि उनकी लंबाई कम हो जाए, फिर सेकेंडरी प्राइमरी करें, इस प्रकार से। और कॉपर भी कम लगेगा, कॉपर का खर्चा भी कम होगा। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर बनाने के लिए बहुत सी बातें, जैसे मैंने पहले बताया था कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस को कम करने के लिए कोर की परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, ताकि मैग्नेटाइजिंग जो करंट है वो हवा से 5000 गुना कम खर्च हो। उसके बाद में सिलिकॉन में 4% आयरन में 4% सिलिकॉन मिलाते हैं ताकि उसकी जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ जाए। लेमिनेटेड के लिए पतली पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, उनको आपस में इंसुलेट किया जाता है। और पत्तियों की जो लेमिनेशन की जो मोटाई है वो मैंने बताई 0.35 mm से लेकर के और 0.5 mm तक होती है। लीकेज फ्लक्स कम से कम होना चाहिए, ताकि वो पूरा फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक करे। तो दोनों कॉइल के बीच में कम से कम दूरी रखेंगे इसके लिए, और दूरी इतनी रखेंगे कि वो दोनों आपस में शॉर्ट ना हो। कम जो वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको पहले करते हैं, अधिक वोल्टेज वाइंडिंग होती है उसको ऊपर करते हैं ताकि इंसुलेशन का खर्चा कम से कम लगे। उसके बाद में पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब देखो ट्रांसफार्मर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मैंने मुख्य तो 3 बताए थे संरचना में, लेकिन ट्रांसफार्मर जो आपने देखा होगा गांव में भी लगे हैं, शहरों में भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं। अब उन ट्रांसफार्मर में निम्न भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर को हिंदी में प्रणालीकृत कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। तो ट्रांसफार्मर के लगभग 15 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1 है प्राइमरी वाइंडिंग।
नंबर 2 सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय कुंडली जिसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। नंबर 3 पे है ऑयल लेवल। ये देखो आप सब लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर में, आप देखना ट्रांसफार्मर को नजदीक जाकर के ऑयल लेवल, जो ऑयल का लेवल जांच करने के लिए होता है। उसके बाद में कंजर्वेटर, 4 नंबर कंजर्वेटर। 5 नंबर, ये सब ट्रांसफार्मर के भाग हैं। 5 नंबर है ब्रीदर, जिसके द्वारा ट्रांसफार्मर सांस लेता है। अब मैं अलग अलग पॉइंट के बारे में बताऊंगा। ब्रीदर, हार्ट वगैरह होते हैं तो उसमें गैस बनती है तो वो बाहर निकल जाए और बाहर की जो सूखी हवा है वो ले ले। ड्रेन कॉर्क 6 नंबर। 6 नंबर पॉइंट क्या है? ड्रेन कॉर्क। ड्रेन कॉर्क। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है कूलिंग ट्यूब। ट्रांसफार्मर के साइडों में दोनों तरफ कूलिंग ट्यूब लगे होते हैं ताकि ठंडा रहे ट्रांसफार्मर। कूलिंग ट्यूब। 8 नंबर जो पॉइंट है वो है ट्रांसफार्मर ऑयल। 100 मिलीग्राम ट्रांसफार्मर ऑयल। ये मिनरल ऑयल होता है और इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है। उसके बाद में नंबर 8 पॉइंट ट्रांसफार्मर को ऑन किया जाता है ना ताकि शॉर्ट सर्किट की जो करंट हो वो जमीन में चली जाए। 10 नंबर एक्सप्लोरमेंट। एक्सप्लोरमेंट वो ऊपर लगा होता है, मैं बताऊंगा उसके बाद में। उसके बाद में टेम्परेचर गेज 11 नंबर पॉइंट टेम्परेचर गेज यहाँ लिख रहा हूँ। टेम्परेचर गेज हो गया। 12 नंबर जो पॉइंट होता है वो मुख्य होता है ग्लूकोज रिले। ये ग्लूकोज रिले होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ग्लूकोज रिले ये आप जब शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो इसमें अलार्म बजती है और सचेत कर देती है कि ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ गई है। उसके बाद में है प्राइमरी टर्मिनल 13 नंबर। प्राइमरी टर्मिनल जिनमें सप्लाई की जाती है टर्मिनल। प्राइमरी टर्मिनल 14 नंबर पॉइंट है। 14 नंबर जो पॉइंट है वो सेकेंडरी टर्मिनल और उसके बाद में टेप चेंजर। यहां लिख रहा हूं ऊपर। चौदह नंबर जो पॉइंट है वो है सेकेंडरी टर्मिनल जिससे आउटपुट ली जाती है टर्मिनल। और 15 नंबर जो पॉइंट है वो टेप चेंजर। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के 15 मुख्य भाग हैं। अब मैं हर एक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा किसका क्या काम होता है।
तो नंबर 1 है प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम एसी सप्लाई देते हैं जिसको घटाना बढ़ाना होता है और प्राइमरी में इनपुट दी जाती है। अब ये कोर के ऊपर लपेटी जाती है, मैंने पहले भी बता दिया। उसके बाद में है सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो घटी बढ़ी वोल्टेज होती है वो आउटपुट के रूप में ली जाती है। उसके बाद में ऑयल लेवल उसमें अंदर लगा होता है, अंशांकित होता है, उसमें पता लग जाए अपने ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है। यदि ट्रांसफार्मर में ऑयल कम है तो हम ऑयल डालते हैं उसके अंदर। एट टाइम अपने को पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का ऑयल सही है, वो ऊपर लगा होता है ट्रांसफार्मर में साइड में, और पता उसमें अंशांकित होता है, पता लगे अपने को कितना इसमें ट्रांसफार्मर में ऑयल है। कंजर्वेटर जो होता है 4 नंबर, ये एक लोहे का ड्रम होता है और ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से में जुड़ा होता है पाइप के द्वारा, और लगभग आधा ट्रांसफार्मर तेल से भरा रहता है। जैसे टैंक का तेल गर्मी से फैलता है तो कंजर्वेटर के खाली स्थान में चला जाता है। जो ट्रांसफार्मर के ऊपर एक वर्ताकार टंकी सी लगी होती है, पाइप के द्वारा जुड़ी हुई होती है, और उसमें खाली जगह होती है, वो आधा खाली होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में कोई हीट पैदा होती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो ट्रांसफार्मर फैलता है। वैसे भी ट्रांसफार्मर जब लोडेड होगा तो उसमें तेल गर्म होता है, वो तेल गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर कंजर्वेटर के खाली स्थान में चला जाता है। अब जो गर्मी से फैलता है तेल वो ऊपर चला जाता है, और जो ब्रीदर लगा होता है, मैंने अभी बताया था ब्रीदर का मतलब है आगे साइड में एक पाइप सी लटकी हुई होती है और उसको बोलते हैं ब्रीदर। उसके आगे सिलिका जेल के लिपि सी लगी होती है, तो वो वातावरण की नमी को सोख लेती है, और ट्रांसफार्मर जब गर्म होता है तो गर्म हवा बाहर निकलती है और ब्रीदर के द्वारा ठंडी हवा अंदर जाती है ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा होता रहे। उसके बाद में नंबर 5 ब्रीदर का भी बताया मैंने। ब्रीदर एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसको पाइप द्वारा कंजर्वेटर के ऊपरी हिस्से के साथ जोड़ा जाता है, कंजर्वेटर से जुड़ा होता है ब्रीदर। इसके अंदर सिलिका जेल यानी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य है अभी मैंने बताया था। आगे हवा में जो नमी होती है उसको ये सोच लेता है और शुष्क हवा को ही ट्रांसफार्मर के अंदर जाने देता है, ताकि यदि नमी होगी हवा में और अंदर चली जाएगी तो दोनों वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएंगी, तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। तो नमी को सोचने का काम है सिलिका जेल का। उसके बाद में है ड्रेन कॉर्क। ये एक टूटी सी होती है जो कि ट्रांसफार्मर टैंक के नीचे की साइड में लगी हुई होती है, और उसके द्वारा ट्रांसफार्मर के जो तेल होता है वो खराब हो जाए तो उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेन कॉर्क। ड्रेन कॉर्क का मतलब साइड में एक टूटी सी लगी होती है, और उस टूटी के द्वारा ट्रांसफार्मर का जब तेल गाढ़ा हो जाता है चेंज करते हैं तो उस टूटी के द्वारा ही अपन ट्रांसफार्मर का तेल बाहर निकालते हैं। उसके बाद में है कूलिंग ट्यूब। ट्रांसफार्मर में देखा होगा आपने दोनों तरफ ट्यूबें लगी होती हैं। अब ट्यूबों का क्या काम है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना। क्या होता है जब ट्रांसफार्मर लोडेड होता है तो गर्म होता है, और गर्म होने से ट्रांसफार्मर का तेल फैलता है। अब ट्रांसफार्मर का तेल जैसे गर्म होगा तो ऊपर जाता है, तो ट्रांसफार्मर उन ट्यूबों के द्वारा सर्कुलेट करता है, और जब गर्म तेल ट्यूबों में होगा और उसमें हवा लगेगी तो ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में ऐसे ऑयल सर्कुलेट करता रहता है ट्यूबों के द्वारा, और ट्यूबों में ठंडा होता रहता है। उसके बाद में
बनी रहे। उसके बाद में है एक्सप्लोरमेंट। अब ये देखो एक्सप्लोरमेंट होता है कि ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से में लगा होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से में इस प्रकार से लगा होता है, ये ऊपर से मुड़ा हुआ होता है। जब शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो गैस पैदा होती है और गैस को तेजी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा गैस बन जाती है जब ट्रांसफार्मर शॉर्ट होता है तो गर्मी की वजह से, तो गैस को तुरंत बाहर निकालने के लिए ये वेट लगा होता है, इसमें डायफ्राम होता है और वो डायफ्राम फट जाता है और जो गर्म हवा होती है वो तेजी से बाहर निकल जाती है ताकि ट्रांसफार्मर का टैंक सुरक्षित रहे। उसके बाद में टेम्परेचर गेज। ट्रांसफार्मर में बॉडी के ऊपर लगा होता है टेम्परेचर गेज, वो एट ए टाइम ट्रांसफार्मर का तापमान बताता रहता है। यदि ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म है तो ट्रांसफार्मर को अपन आराम देते हैं, यानी सर्किट को ऑफ कर देते हैं ताकि कोई नुकसान नहीं हो। उसके बाद में बकोल्स रिले। बकोल्स रिले ट्रांसफार्मर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसमें फ्लोट लगे होते हैं और उससे अलार्म जुड़ी हुई होती है। अब क्या होता है, जैसे ही ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके अंदर स्विच हैं, वो स्विच आपस में क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाता है। फ्लोट होते हैं, फ्लोट ऊपर उठते हैं, ऊपर उठेंगे तो क्या होगा, स्विच ऑन कर देंगे और स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, अलार्म बजने लग जाएंगे। इसके बारे में मैं पूरे डिटेल से अलग से भी बताऊंगा बकोल्स रिले के बारे में। उसके बाद में है प्राइमरी टर्मिनल। प्राइमरी टर्मिनल में क्या होता है, इनपुट दी जाती है। सेकेंडरी टर्मिनल। सेकेंडरी टर्मिनल जो होते हैं उनके द्वारा ट्रांसफार्मर से आउटपुट ली जाती है। टेप चेंजर की मदद से, और ये यंत्र ही होता है, आउटपुट वोल्टेज को स्थान रखने के लिए किया जाता है और हाथ से या मोटर से चलाया जाता है। ये टेप चेंजर हाथ से चला सकते हैं मैनुअल, और मोटर से भी इसको चला सकते हैं। जब ट्रांसफार्मर को लोड बढ़ता है तब आउटपुट वोल्टेज घट जाती है। टर्मिनल वोल्टेज को स्थान रखने के लिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर टेप चेंजर लगा देते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग से भिन्न टेपिंग इससे जोड़ी जाते हैं। आवश्यकता अनुसार वोल्टेज को बदलने के लिए टेप चेंजर की सहायता से सेकेंडरी के टर्नों को, टेप चेंजर क्या होता है, सेकेंडरी के जो टर्न होते हैं उनको कम ज्यादा कर देता है और आवश्यकता अनुसार वोल्टेज मिल जाती है।